जय जोहार दोस्तों। आज हम एक नया विषय के साथ आप लोगों को सेवा में हाजिर हैं। आज हम जानते हैं सेवा जोहार व्यापार कल्याण समिति सोसाइटी छत्तीसगढ़ का कार्य क्षेत्र कहाँ तक है, किस किस जिलों में कार्य करेगा और कैसा कार्य करेगा और संगठन से समाज को क्या लाभ होगा, किस प्रकार से लाभ होगा, ये सब विषय में जानने के मैं व्यापार संगठन का संस्थापक एवं सचिव संतोष कुमार दिगर आप लोगों के सेवक में उपस्थित हूँ। और आज समझेंगे हम संगठन से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, संगठन से हम किस किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, संगठन से हम कौन कौन इसका लाभ ले सकते हैं तो कैसा ले सकते हैं और संगठन का कार्य क्षेत्र कहाँ तक है, इस विषय में आज जानेंगे समझेंगे। ये अपना हो गया व्यापार संगठन। और व्यापार संगठन का संचालन या कार्य क्षेत्र अपना छत्तीसगढ़ के 35 जिलों सभी जिलों में इसका संचालन करना है। भविष्य में जैसे जैसे अपना कार्य आगे बढ़ता जाएगा उस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों में इसका कार्य क्षेत्र रहेगा। बस्तर, दंतेवाड़ा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ टोटल जिले में इसका कार्य क्षेत्र रहेगा। पूरे छत्तीसगढ़ में इसका कार्य करेगा। तो ये तो अपना संगठन का कार्य क्षेत्र है कि हम छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में संगठन का संचालन करेंगे और सभी जिलों के SC, ST, OBC समाज को संगठन में सदस्यता एक लाभ दे सकते हैं। अब समझते हैं संगठन से कैसा लाभ मिलेगा और किस प्रकार से लाभ मिलेगा और इसका लाभ कौन कौन लेगा। ये अपना हो गया व्यापार संगठन। व्यापार संगठन इससे कौन कौन क्या क्या लाभ दे सकते हैं। पहला तो व्यापार संगठन से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, व्यापार के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में पहला शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं व्यापार के क्षेत्र में। दूसरा फंड प्राप्त कर सकते हैं, फंड प्राप्त कर सकते हैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण तो चीज होता है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ना तो व्यापार कर सकते हैं, ना अन्य कोई भी कार्य बिना शिक्षा के हम नहीं कर सकते। तो ये इससे पहला तो हम काम है अपना शिक्षा प्राप्त करना, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ का हमें ज्ञान की जरूरत रहता है। मैनेजमेंट करना और कस्टमर से बिहेवियर कैसा होना चाहिए और बैंकिंग सेक्टर में क्या जानकारी रहना चाहिए, किस प्रकार से हमें सहयोग मिल सकता है, उद्योग विभाग से किस प्रकार सहयोग मिल सकता है, प्लस कृषि विभाग से किस प्रकार सहयोग मिल सकता है। ये सारे चीज़ का हमें जानकारी बहुत जरूरी है। प्लस पहला चीज तो ये है कि हमें शिक्षा प्राप्त
ये पहला तो हमें संगठन से शिक्षा पा सकते हैं, शिक्षक की ज्ञान ले सकते हैं, जिससे हम व्यापार आसानी से कर सकते हैं। हर एक प्रकार से उद्योग सेक्टर में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हो, चाहे अपना सेल के सेक्टर में, चाहे ट्रेडिंग के ट्रेडर्स सेक्टर में हो, चाहे छोटे रूप से कार्य करने के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो उसके लिए शिक्षित होना जरूरी है व्यापार के क्षेत्र में। तो ये पहला अपना काम है, संगठन से शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा है हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ से फंड भी ले सकते हैं, या फंड प्राप्त करने का शिक्षा ही प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ को हम व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ जानकारी साझा किया भी हूँ, लेकिन इससे हम उसको आज दोहरा देते हैं कि हम संगठन से बैंकिंग सेक्टर में तो ज्ञान दे सकते हैं, बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अपना स्टॉक रिपोर्ट कैसे बनाना चाहिए, और अपना बैंक लेन देन कैसे रखना चाहिए, अपना क्रेडिट स्कोर कैसे सुधारना चाहिए, किस प्रकार से क्रेडिट स्कोर सुधरेगा, प्लस हम शासकीय योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। ये सारी चीज हम संगठन से सीख सकते हैं। उसके बाद आता है हमें फंड की जरूरत है, क्योंकि हम बिना फंड के हम व्यापार नहीं कर सकते, या कोई भी कार्य अपना दैनिक जीवन में बिना पैसा के हम किसी भी चीज का हम जीवन यापन कर ही नहीं सकते हैं बिना पैसा के आज के समय में। तो हमें इस चीज का एक फायदा संगठन से ले सकते हैं। कौन कौन ले सकते हैं? जैसे व्यापारी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए फंड दे सकता है। दूसरा, कृषक अपने कृषि कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए फंड दे सकता है। तीसरा, स्टूडेंट अपने पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए फंड ले सकता है। चौथा, उद्योगपति अपने नए उद्योग के संचालन करने के लिए या अपने उद्योग को आगे विकसित करने के लिए फंड ले सकता है। इस प्रकार से हम एक चक्र में जितना भी हम बने हैं समाज के व्यक्ति, सभी इससे हम ले सकते हैं। यहाँ से अपने सभी अपने संस्था से इसका लाभ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें जो भी फंड लेंगे उसका आपको 1 रुपये ब्याज देने की जरूरत नहीं है। इससे हम समझते हैं कि हम समाज को कैसे आर्थिक रूप से संपन्न बना सकते हैं और किस प्रकार से हम इसका लाभ ले सकते हैं। आप समझिए, एक व्यापारी बैंक से 12% का इंटरेस्ट में लोन लेता है। वहाँ प्राइवेट बैंक से 18%, 24%, 36%, 48%, 18%, 24%, 36%, 48% का इंटरेस्ट में अपना पूंजी लेता है, और बैंक से लेता है तो 12%। यानी 10% से 12% ये अधिकतम रहता है शासकीय बैंकों का। वहीं अगर एक कृषक प्राइवेट बैंक
बैंक से लेगा तो वही रहेगा 18%, 24%, 36%, 48%। और शासकीय बैंक से लेगा तो आपका केसीसी बनवाएगा तो 0% रहता है। और उसको 0% इसलिए रहता है कि उसको अगर टाइम टू टाइम जो डेट है उस डेट के अंदर में अगर आप इसको पेमेंट करते हैं तो 0% रहेगा, नहीं तो फिर वही 12% इसका भी ब्याज लग जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाता है तो जितना लिमिट रहेगा, जिस डेट में पे करना रहता है उतना के अंदर में उसका पे करता है तो इसको ब्याज देना नहीं पड़ता है। अगर उसमें से एक दिन एक्स्ट्रा हुआ तो उसको 12% का ब्याज लगेगा। ये किसान क्रेडिट कार्ड का है। उसके बाद स्टूडेंट अगर शिक्षा के लिए लेता है एजुकेशन लोन तो 12% आएगा। प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर 7% है। आम लोग को ज़्यादातर शासकीय बैंक लोन देता नहीं है। शासकीय बैंक लोन देता नहीं है लोकल को। प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो यही इंटरेस्ट उनको मिलेगा। तो ये सब एक अभी का जो चल रहा है, ये सब एक प्रक्रिया है कि हम प्राइवेट बैंकों से लेते हैं तो 18%, 24%, 36% और 48%, और बैंक से लेंगे 10%, 12%। तो हमने इसमें एक व्यवस्था किया है कि हम अगर संस्था से किसी को भी देते हैं तो आपको 1 रुपये ही ब्याज देने की जरूरत है। भविष्य में आगे इसका यही प्रावधान रहेगा कि हम किसी से ना 1 रुपये ब्याज नहीं देंगे और समाज को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए। मान के चलिए समझते हैं अगर एक व्यापारी प्राइवेट बैंक से 1 लाख रुपए देता है तो उसका ब्याज सालाना 18,000, 24,000 या 36,000 का बनता है। 1 लाख का 1,18,000 रुपये करना पड़ेगा। वही अगर संगठन से लेगा तो उसका 1 लाख रुपए का 18,000 रुपये उसका बचता है सालाना। अगर कृषि भी लेता है 1 लाख रुपए तो उसका 18,000 रुपये बचेगा। ये सब भविष्य की बात है, अभी तो संस्था का संचालन होना बाकी है सभी क्षेत्रों में। जब ये हमारे संस्था जितना विकसित होगा, छत्तीसगढ़ पूरे क्षेत्र में जैसे विकसित होगा और जैसे हम लोग जैसे हम लोग का फंडिंग व्यवस्था जैसे जैसे बनता जाएगा, हम अपने संस्था के माध्यम से कृषक को, स्टूडेंट को, आम बेरोजगारों को, चाहे जो भी व्यापारी हैं, उद्योगी हैं, तो किसी प्रकार से संस्था से उनसे 1 रुपये ब्याज नहीं लेना है। इस प्रकार से हम प्रत्येक व्यापारी हो चाहे कृषक हो, हमसे जुड़ के ये काम करते हैं आगे। तो उनका सालाना जो भी अगर 1 लाख 2 लाख है, अगर 2 लाख लिए हैं तो 36,000 रुपये सालाना को उनको बचे। सालाना अगर 36,000 महीने रखता है, 36,000 से अपना खेती कार्य कर सकता है। 36,000 से एक व्यापारी अपने आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। 36,000 से स्टूडेंट अगर एजुकेशन लोन लेता है तो 8%, 10% रहता है तो भी 8,000, 10,000 की बचत होगा। आम लोगों का भी अगर 50,000 का लोन लेते हैं, जितना छोटा अमाउंट भी रहेगा, कितना भी रहेगा, तो उसमें तो 8,000, 10,000 का सालाना, अगर 50,000 भी देता है 10,000 का उसका सालाना बचत होगा। इस प्रकार से हम संस्था के माध्यम से अपने समाज को जो पैसा का शोषण हो रहा है, समाज का पैसा को जो अन्य उद्योगपति के लिए जा रहा है, उस पैसा को हम बचत करके अपने समाज के आर्थिक रूप से विकसित करने के क्षेत्र में वो काम आएगा। अपने आर्थिक संपन्न होने के क्षेत्र में काम आएगा। आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं उस बचत के, उस ब्याज के पैसे से। साथ ही साथ
साथ ही साथ हम लोग क्या है, आज के समय में जितने भी देखने को सुनने को मिल रहा है, सभी प्राइवेट बैंकों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ आसानी से उनको इस चीज़ का फायदा मिलता है, आसानी से लोन मिल जाता है, जिसमें ना ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होता है, ना क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत होता है। उनके जाल में आसानी से फंस जाते हैं इसलिए, और फंसने के बाद क्योंकि उनको ब्याज परसेंट की अनुमान नहीं होता है। अभी अभी अपने स्टाफ के साथ ये एक मेरी बजाज फाइनेंस से उसका कॉल आया, और उसको विस्तार से उसको बताता हूँ कैसे फंसते हैं हमारे लोग प्राइवेट सेक्टर के झांसे। अभी की बात है, उसको 1 लाख लोन का अप्रूवल मिला उसको। उसको क्या बताते हैं कि आपका मंथली 1 रुपया ब्याज पड़ेगा। मंथली उसको बोल रहा है कि 1 रुपया ब्याज आपको लगेगा। आदमी सोचता है कि अरे 1 रुपया से इतना सस्ता ब्याज मिल रहा है, इससे आप ले लेते हैं। उसको बता दिया 1 रुपया ब्याज, लेकिन उसका गणित क्या होता है, उसको उनको बताते हैं कि 1 रुपया ब्याज में आपको ये लोन मिल रहा है, और इसी 1 रुपये के झांसे में तो ये होता है कि 1 रुपये के मंथली ब्याज के अनुसार से वो बताते हैं। और उसको किस्त बना देते हैं उनको 6575 रुपए, ये 27 मांगते हैं। 1 लाख रुपए का 1 रुपये मंथली ब्याज के अनुसार से हमको बता दिया, और उसको किस्त में बता दिया कि 6575 रुपये आपको 27 महीना पे करना है। आदमी को क्या ये पता नहीं रहता है कि 6575 को 27 से गुणा करते हैं तो कितना बन रहा है, और उसका ब्याज कितना निकल रहा है, ये पता नहीं होता है कि हमें 1 लाख रुपए 1 रुपये ब्याज में मिल रहा है, ये जानकारी होता है। उसका वन टोटल कितना रहा है, कितना चुकाना है, ये सब चीज़ उनको नहीं पता होता है, ऐसे में फंस जाते हैं। तो आप इसको 6575 गुणित 27 करते हैं तो बराबर आपका आ जाता है करीबन 1,70,525 रुपये। 1,70,525 रुपये, मान 70,525 रुपये आपका ब्याज लग जा रहा है 1 लाख का। और ये कितने मंथ पे लग रहा है, 27 मंथ पे, माने कि समझिए कि 2 साल 3 महीने के लिए आपको मिल रहा है लोन, तो उसमें आपको 77,000 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है। हमारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि 1 रुपया क्या मालूम होता है हमको, लेकिन उस 1 रुपये की इमेज में कितने परसेंट ब्याज जोड़ रहे हैं उनको ये मालूम नहीं होता है। इसी चक्कर में हमें 1 लाख रुपये मात्र 1 रुपये के ब्याज में मिल रहा है, ये जानकारी होता है, उसी अनुसार से लोग फंस जाते हैं पैसा में।
और लोग इसका कैलकुलेट क्या रहता है उनको ये पता नहीं रहता है कि ये है प्राइवेट सेक्टर का फंसाने का जरिया। उनको ब्याज ऐसा बता देते हैं कि आदमी लालच में आ जाते हैं, और लालच में आने के बाद लेते हैं और ब्याज चुकाते चुकाते अपना कमर तोड़ देते हैं। ये होता है। इसमें अगर समझते हैं, अभी 77,000 रुपये आपका उसका बन रहा है, तो समझिए कि उसको 35 दूनी 70, आपको 35-36% का मतलब 36 दूनी 72, 36% के आसपास का इसमें ब्याज लगा। आपको बताया कितना, 1%, 1 रुपया, लेकिन इसमें आ रहा है करीबन 36% का इंटरेस्ट आ रहा है। इस सालाना एवरेज निकालते हैं तो इस प्रकार से हमारे लोग फंस जाते हैं कि 1 रुपये के एवज में, 1 रुपये के लालच के अनुसार से उनको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि हमें कितना ब्याज देना पड़ रहा है, कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं कि हमें टोटल वैल्यू कितना बढ़ रहा है, कि इतना 6575 रुपये का किस्त है तो उसका कितना एवरेज होगा, कितना ब्याज होगा, कितना मूलधन होगा, ये जानकारी नहीं होता। उनको किस्त थमा देते हैं, आपको इतना पेमेंट जमा करना है, इतना महीना तक जमा करना है, बस ये होता है। और इसी चक्कर में 1 रुपये के लालच में या 1-1.5 रुपये के लालच ऐसे बताते हैं कि 1 रुपया 1.5 रुपया ऐसे। तो इस प्रकार से हमारे को प्राइवेट सेक्टर के जरिए फंस जाते हैं, और जिससे आर्थिक शोषण का एक जरिया है। तो हम इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस संस्था के माध्यम से अपने लोगों का हम मदद कर सकते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए सहयोगी बन सकते हैं, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी बन सकते हैं। इस प्रकार से हम इस संस्था के साथ जुड़ के अगर काम करते हैं तो हम प्रत्येक वर्ग को, चाहे कृषि वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे स्टूडेंट वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे बड़े औद्योगिक क्षेत्र हो, हर प्रकार के, हर वर्ग के लोगों को हम संगठन के माध्यम से जोड़ के संगठन के अनुसार, संगठन के उद्देश्यों के अनुसार अगर काम करते हैं तो हम सभी का सालाना 1 से 1.5 लाख, सालाना 30 से 40 हज़ार हम मैंने जो बड़े लोन के तौर पे अगर लेना चाहते हैं तो उसको आने वाला समय भविष्य में बड़े लोन भी मिल सकता है। जैसे जैसे अब संस्था के पास बजट होगा, बजट के अनुसार से आगे चलते जाएंगे, तो उस अनुसार से भविष्य में ज़्यादा लोन की पात्रता होंगे तो उनको ज़्यादा भी मिलेगा, और ज़्यादा लेंगे तो उनका ब्याज भी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा ब्याज के माध्यम से उनका बचत होगा। इस प्रकार से हम प्रत्येक क्षेत्र में अपना आर्थिक बचत करने का काम संस्था द्वारा किया जाएगा। आजकल कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे पैसे की जरूरत, बिना पैसा के तो आप कृषि भी नहीं कर सकते, बिना पैसा के आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, बिना पैसा के आप व्यापार नहीं कर सकते। तो सब क्षेत्र में आपको पैसा की जरूरत है। तो ये पैसा अब अन्य जगह से ला करके अपने मेहनत का जितना इनकम का सोर्स है उस पैसा को हम दूसरे जगह दे रहे हैं, वो पैसा अपने आर्थिक विकास में काम आएगा, ये संस्था का उद्देश्य है। तो इसी अनुसार से हम आगे काम करते जाएंगे तो हम सभी वर्ग को इसका लाभ दे सकते हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे स्टूडेंट हो, कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, सभी इसका लाभ ले सकते हैं। और इतना ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा कि आदमी भविष्य में सोच नहीं सकते कि हम ऐसे संस्था में जुड़ के काम कर रहे हैं, ऐसे संस्था से हम लाभ ले रहे हैं जिसको उसका अनुमान बने भविष्य में उनको पता चलेगा कि भाई हम कितना शोषण आज तक हुए हैं, शासकीय बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से, सेठों से, साहूकारों से, हर जगह हम लुटाते जा रहे हैं। तो उस लुटाने का ये जरिया भी समाप्त हो जाएगा। ये है संगठन का उद्देश्य, संगठन से हम लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि हम जैसे हम कोई भी व्यापार के क्षेत्र में कदम रखते हैं, व्यापार उद्योग के क्षेत्र में प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसको सेल करने का जरिया संस्था के माध्यम से करते हैं। तो जैसे कि हम औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं तो आजकल
यहाँ समझ लेते हैं हम, कपड़ा का उद्योग है तो हमें प्रचार करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। किसी बड़े आदमी का एडवर्टाइजमेंट चाहिए, चाहे क्या बोलते हैं, एक्ट्रेस हुआ या बड़े औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाला बड़े नामी पहचानी लोगों का, उनका एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ता है अपना अगर मार्केटिंग बढ़ाना है तो, है कि नहीं? आज जितना फिल्म इंडस्ट्री के जितना भी हीरो हीरोइन सब एक एडवर्टाइज के लिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये का अपना फीस वसूलते हैं। ये सारे चीज को हम अगर संस्था के माध्यम से करते हैं तो ये सारे चीज खत्म हो जाएंगे। अगर यहाँ से कोई उद्योग है उसका डायरेक्ट यहाँ आएगा अपना संगठन के पास। संगठन का आदमी हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, अपने राज्य के चारों दिशा में हैं, प्रत्येक गांव में हैं, प्रत्येक व्यवसायी के पास है। तो हमें संगठन से इसका एडवर्टाइज सभी क्षेत्र में संगठन के माध्यम से होगा। यहाँ होगा कि विशाल कपड़ा उद्योग, विशाल कपड़ा उद्योग, संगठन के पास उसका जानकारी रहेगा। कोई भी व्यापारी को चाहिए, क्या चाहिए, हाँ विशाल कपड़ा उद्योग है, वहाँ से आप परचेस कीजिए। किसी कंपनी को चाहिए कि अपने संस्था के किसी भी कंपनी को अपने लिए ड्रेस कोड चाहिए, इससे चाहिए विशाल कपड़ा उद्योग से चाहिए। ये संस्था भी अपना एडवर्टाइजमेंट में हर एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करेगा, उसका प्रचार करने के लिए काम करेगा। तो इसलिए जो ये का जो काम करते हैं बिचौलिया बीच में, वो खर्चा खत्म हो जाएगा। इससे हमारा बहुत सारा बचत होगा। प्लस उसके बाद क्या है, बीच में फैक्ट्री से बीच में यहाँ आएगा एक डिस्ट्रीब्यूटर, फिर मिनी डिस्ट्रीब्यूटर, फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, फिर उसके नीचे और रिटेलर आएगा, फिर उसके नीचे कस्टमर जाएगा। 1 2 3 4 5 पायदान क्रॉस करने के बाद अपना प्रोडक्ट कस्टमर के पास जा रहा है। अगर 2% के मार्जिन भी रख देते हैं, 2% तो 3 से 4% के अगर मार्जिन रख देते हैं तो 5 से 20% तो अपना बीच में खपत हो रहा है। तो हम अगर संस्था से जुड़ के काम करते हैं तो फैक्ट्री से संस्था के माध्यम से यहाँ समझ जाओ कि डिस्ट्रीब्यूटर का काम हमारा संस्था का करेगा। तो डायरेक्ट फैक्ट्री से हम डायरेक्ट रिटेलर तक भेज देंगे, रिटेलर के पास जाके कस्टमर तक जाएगा। तो ये 20% जो बीच में खपत हुआ है, वो 20% का बचत की उसका लाभ कौन लेगा, कस्टमर लेगा, उसका बचत कस्टमर के पास जाएगा। अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हम फैक्ट्री में बनता है 50 रुपया में, 20% उसको जोड़ दिया 70 रुपये बन रहा है और कस्टमर के पास जा रहा है 80 रुपये। तो हम इसको 20% को हटा देते हैं और मात्र इसके रिटेलर का 2% रख देते हैं, रिटेलर का 2% रख देते हैं। 50 में ट्रांसपोर्टिंग पूरा करके ये 80 के नजर के 60 रुपये में तो अपना 20 रुपये की बचत होगा। ये 20 रुपये का आर्थिक बचत किसके पास जाएगा, ये इसका बेनिफिट होगा, ये अपने कस्टमर का बेनिफिट होगा। कस्टमर का 20 रुपये प्रत्येक प्रोडक्ट में बचत। इस प्रकार से हम सालाना एक कैलकुलेट करेंगे तो कितना बचत होगा। इस प्रकार से हम ये संस्था के माध्यम से हम बीच के सारे बिचौलिए को भी खत्म कर देंगे, जिससे हमारे आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से हम संस्था के माध्यम से हम अपने आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए ये काम कर सकते हैं, करेंगे। और इसमें क्या है, हम सभी को दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा कि हम ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिससे हम फंड की व्यवस्था भी करा रहे हैं, आर्थिक रूप से विकसित होने का रास्ता भी बना रहे हैं।
तो हम ऐसे संस्था में जुड़ के काम करें जिससे हमारे हर एक प्रकार का हम बचत कर रहे हैं, हर एक प्रकार से हम अपने आप को सक्षम बनाने का रास्ता बना रहे हैं। हम आज घर में राशन से लेकर पहनने ओढ़ने खाने पीने चलने फिरने मतलब सारे चीज का हम क्रय करते हैं, खरीदी करते हैं। तो हम अगर जो हमारे संस्था के माध्यम से समाज के माध्यम से समाज में जो निर्मित प्रोडक्ट के माध्यम से हम अगर उसमें से घरेलू उपयोग का 80% प्रोडक्ट हम अगर स्वयं निर्माण करते हैं तो 80% के प्रोडक्ट में 80 प्रोडक्ट में अगर प्रत्येक प्रोडक्ट में 10 रुपये का होता है, 800 रुपये 1000 रुपये, समझिए कि हम मंथली 2000-3000 का बचत 12-24-25-30,000 सालाना 30,000 का हम प्रत्येक परिवार का बचत कर सकते हैं। ये तो हम खाने पीने का अपने सामान होगा, प्लस हम कई प्रकार से कर्जे से 20-30,000 का, तो समझिए प्रत्येक परिवार का सालाना 60 से 70,000 रुपये का हम बचत कर, जिससे हमारा कई कार्य उसमें से बन सकता है। हम कृषि में उसमें लगा सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगा सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लगा सकते हैं, व्यापार के क्षेत्र में लगा सकते हैं। उस पैसे से हम आर्थिक रूप से समृद्ध होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 5 से 10 साल में हम अगर इस क्षेत्र में अगर संकल्प के साथ अगर काम करते हैं तो एक विकसित और शिक्षित और समृद्ध समाज का निर्माण होने में देर नहीं लगेगा। लेकिन हमें सबको मिल करके एक रास्ता बना करके इस डेवलप के क्षेत्र में हमें कदम रखना है और सब इसमें जुड़ करके हम काम करते हैं तो आने वाला 2030-35 तक हम एक व्यावसायिक समाज, समृद्ध और शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के विषय था संगठन का कार्य क्षेत्र कहाँ तक एवं संगठन से समाज किस प्रकार से लाभ ले सकता है, क्या क्या लाभ ले सकता है, अपने बचत कैसे कर सकता है, इस विषय में आपको मैंने जानकारी बताया। कैसा लगा आज का विषय हमें ज़रूर बताएं और अन्य लोगों को भी वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी इनका संगठन का जानकारी हो और संगठन के उद्देश्य का जानकारी हो, संगठन के कार्य क्षेत्र क्या है, कहाँ तक है, कैसा लाभ है, सारे इस विषय में उनको मालूम हो, जानकारी हो और अपने आप एक मंथन करें कि समाज का निर्माण के क्षेत्र में जो पहल कर रहे हैं वो हद तक कितना सही है और ये वास्तविक में एक प्रकार से अगर ये आर्थिक आज़ादी का ये संघर्ष है तो इसमें आप सभी आइए और इस संघर्ष में आप सभी का सहयोग चाहिए, सभी का साथ चाहिए और सभी कदम से कदम मिला करके अगर चलते हैं तो आने वाला निश्चित ही 8-10 साल में हम एक विशाल समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसमें आप सभी का सहयोग और साथ की ज़रूरत है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय जोहार, जय सेवा।